हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है परमाणु की संरचना। तो ये इसका शॉर्ट नोट्स है, पूरा डिटेल चैप्टर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है रदरफोर्ड मॉडल। तो इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इसमें रदरफोर्ड मॉडल में क्या होता है या फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, अल्फा कण होते हैं। किसके होते हैं? He+2 यानी हीलियम का नाभिक इसमें काम में लेते हैं। और यहाँ पे है कि अल्फा कणों की जो बमबारी है किस धातु की पन्नी पर की गई थी, तो आंसर है इसका गोल्ड की सोने की पन्नी के ऊपर जो अल्फा कणों की बमबारी की गई थी। इस एक्सपेरिमेंट में किसकी खोज हुई, तो वो है नाभिक की इस एक्सपेरिमेंट में खोज हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि 99.9% जो अल्फा कण थे वो परमाणु से होके सीधे ही निकल गए। इस बात का पता कैसे चला? इस बात का पता चला कि परमाणु इस बात से मतलब जो 99.9% जो अल्फा कण थे वो परमाणु से सीधा निकल गए। तो हमें इस बात से क्या पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला होता है, यानी खोखला था तभी तो वहाँ पे जो अल्फा कण थे वो 99% अल्फा कण है वो सीधे ही होकर निकल गए थे। बीच वाले जो टकरा के वापस आ गए थे, तो इससे पता चला कि अंदर नाभिक भी होता है। जो नाभिक का आयतन है वो परमाणु की तुलना में बहुत ज़्यादा महीन कम होता है। तो यहाँ पे जो R यहाँ पे त्रिज्या है नाभिक की, और यहाँ पे R0 A 1/3 इसका A यहाँ पे उसका परमाणु का जो परमाणु भार है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल था। जो परमाणु है, परमाणु में क्या होता है, परमाणु में बीच में यहाँ पे नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर चारों ओर इसके अंदर कक्षाएं होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु क्रमांक Z यहाँ पे प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। परमाणु भार देखिए A, तो यहाँ पे परमाणु भार होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को जोड़ देंगे तो परमाणु भार आ जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं कि ऐसे स्पीसीज जिनका परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु भार उनका भिन्न भिन्न होता है। जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन 6 12, यहाँ पे कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, और यहाँ पे क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 और 37। तो इनमें क्या है कि इनका परमाणु क्रमांक तो यहाँ पे सेम है, परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन जो परमाणु भार है वो इन सब का अलग अलग है। तो ये यहाँ पे देखें तो कार्बन के 3 समस्थानिक है, यहाँ पे क्लोरीन की ये 2 समस्थानिक है, हाइड्रोजन का भी होता है। देन नेक्स्ट आते हैं समभारिक यानी आइसोबार्स। उसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा लेकिन जो परमाणु भार है वो समान होगा। उसका उल्टा है डायरेक्टली। तो यहाँ पे आर्गन 18 40, यहाँ पे जो ऊपर क्या है परमाणु भार है, ऊपर परमाणु क्रमांक है जो कि ऊपर क्या है परमाणु भार है जो कि समान है, लेकिन नीचे यहाँ पे है जो परमाणु क्रमांक है वो सबका अलग अलग है, क्योंकि आर्गन का 18 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, लेकिन यहाँ पे जो इनका परमाणु भार है यहाँ पे दोनों का 40 है। तो ये हो गए यहाँ पे समभारिक तत्व। तो समस्थानिक में तत्व समान होता है लेकिन समभारियों में तत्व अलग अलग होता है। यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। फिर यहाँ पे सूर्य का प्रकाश देखें तो सूर्य का प्रकाश का यहाँ पे जो C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सेंटीमीटर में देखें तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। और यहाँ पे सूत्र है इसका C = λ/V। जो भी यहाँ पे ऐसे रेड बॉक्स में है तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे आपके बनेंगे यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो वाले। तो सूर्य का प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है जिन्हें फोटोन या फिर क्वांटा कहते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा यहाँ पे E = hv होता है। E = hc/λ भी लिख सकते हैं V को, इस फॉर्मूले से V निकाल के। फिर यहाँ पे E = hc और यहाँ पे V यहाँ पे इस प्रकार से लगता है। ये यहाँ पे है तरंग संख्या, V यहाँ पे आवृत्ति है, λ यहाँ पे है तरंग दैर्ध्य और h का मान ये होता है। देन यहाँ पे है कि n फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो n से यहाँ पे गुणा कर देंगे। फिर है कि 1 मोल फोटोन्स की ऊर्जा क्या होगी, तो यहाँ पे करेंगे E = यहाँ पे जो अवोगाद्रो नियतांक था उससे गुणा कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा और इसका मान यहाँ पे होता है 6.022 × 10⁻23। रदरफोर्ड के बाद में जो मॉडल था वो था यहाँ पे बोर का परमाणु प्रतिरूप, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसमें क्या हुआ कि 2 कंडीशन थी इसमें। पहला कि जब इलेक्ट्रॉन
दो अवधारणाएं थी यहाँ पे। पहली अवधारणा ये कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर होता है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं और कौन सी दिशा में होते हैं। तो आंसर है इसका, एक तो होता है विद्युतीय बल, दूसरा होता है अभिकेंद्रीय बल। तो इसकी दिशा होती है नाभिक की ओर, दूसरे की होती है बाहर की ओर। सेकंड यहाँ पे अवधारणा ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी कक्षा में घूमता है जहाँ पर उसका कोणीय संवेग h/2π के गुणित मल्टीपल इंटीग्रल या फिर उससे गुणा होता है, h/2π के गुणा होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये है इसका। यहाँ पे जो n यहाँ पे आता है, क्या बोलते हैं उसको, मुख्य क्वांटम संख्या। यहाँ पे बोर्स जो मॉडल था परमाणु प्रतिरूप, बोर का परमाणु प्रतिरूप, उसमें सबसे पहले देखा गया था। तो बोर्स मॉडल में यहाँ पे n क्वांटम संख्या को देखा गया। फिर यहाँ पे फॉर्मूलेज आ जाते हैं त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से, और यहाँ पे R1 और R2 इस प्रकार से, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की दूरी। अगर यहाँ पे डेल R ज्ञात करना होगा तो यहाँ पे R2 - R1 कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वेग भी निकाला जा सकता है। फॉर्मूले ये है, सारे याद रखने किस प्रकार से यहाँ पे वेग होगा। जब इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूमता है तो वो न तो ऊर्जा को अवशोषित करता है और न ही ऊर्जा को वो खर्च करता है। एक नियत ऊर्जा वाली कक्षा में वो निरंतर घूमता रहता है। तो यहाँ पे जो टोटल ऊर्जा है ET, यहाँ पे टोटल ऊर्जा है, P यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है, और यहाँ पे KE है यहाँ पे गतिज ऊर्जा। तो ये फॉर्मूले हैं यहाँ पे कुछ ऊर्जा के फॉर्मूले। E टोटल निकालने के लिए एक और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला है, और दूसरा यहाँ पे जूल प्रति एटम के अंदर फॉर्मूला है। जितने भी फॉर्मूले हैं रेड बॉक्स वाले वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी ऊर्जा भी बढ़ती है। अगर अनंत पे होगा तो इस प्रकार से उसकी ऊर्जा होगी, और अनंत पे यहाँ पे ऊर्जा होती है उसकी शून्य। फिर यहाँ पे है कि अनंत पे उसकी ऊर्जा शून्य हो जाती है। N2 में देखिए यहाँ पे ये अलग अलग कक्षाएं हैं, N1 N2, यहाँ पे अनंत कक्षा हो गई। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसके फॉर्मूले हैं, N2 लगा देंगे, यहाँ पे N1 लगा देंगे, इनका मान रख सकते हैं, और डेल E भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर यहाँ पे इसी फॉर्मूले को अगर हमें जूल में निकालना हो, जूल प्रति एटम में, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया ऊर्जा का। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होती है, अलग अलग यहाँ पे श्रेणियाँ आती है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रेग्ट, फुंड। लाइमन श्रेणी को यहाँ पे UV भाग बोला जाता है, बामर श्रेणी में दृश्य भाग में आता है, और यहाँ पे जो तीनों बचे हैं पास्टन, ब्रेग्ट और जो F फनल या फिर फुंड वाली जो श्रेणी है, तीनों यहाँ पे अवरक्त भाग में आती है। तो यहाँ पे N1 N2 N3 यहाँ पे कक्षाओं का हो गया 1 2 3। तो यहाँ पे ये जो कक्षा है वो अनंत से 5 नंबर पे आ रही है, यहाँ पे 4 नंबर पे आ रही है, 5 से 4 पे आ रही है, इसी प्रकार ये 2 से 1 पे आ रही है। यहाँ पे इनकी स्पेक्ट्रम लाइन पूछी जाती है क्वेश्चन में। यहाँ पे तरंग संख्या का फॉर्मूला यहाँ पे देखें तो 1/λ है, और यहाँ पे जो रिजबर्ग नियतांक है उसका मान ये हो गया, और यहाँ पे फिर से फॉर्मूला है, यहाँ पे संख्या लगा देंगे हम, N1 N2 का मान जो भी है। जब इलेक्ट्रॉन n कक्षा से प्रथम कक्षा में आता है तो उससे उत्पादित जो तरंग रेखाओं की कुल संख्या है वो n/2 n-1 इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन है N2 से N1 में आता है तो जो कुल तरंग रेखाएं हैं वो n2 - n1/2 n2 - n1+1 इस फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूला से निकाली जा सकती है। लेकिन इसका शॉर्ट है कि नीट के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है वो 6 से 1 में आया, 5 से 1 में आया, 4 से 1 में, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें टोटल जो स्पेक्ट्रम लाइन है वो कैसे निकालेंगे, 6 है, 6 से 1 है, तो इसके बाद में जो 5 4 3 2 1 सबको जोड़ के निकाल दो 15। तो यही आएगा, फॉर्मूला से निकालो चाहे सीधा डायरेक्ट। यहाँ से 5 से 1 में तो 5 से पहले 4 आता है, 4 + 3 + 2 + 1 इस प्रकार से इनको तीनों को निकाल दी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है डी ब्रोगली तथा हाइजेनबर्ग सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी फॉर्मूले ये मैंने हाईलाइट करे हैं, डिब्बे में डाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो λ/h/mv, λ बराबर 1/p, λ बराबर h/2m गुणा ke। यहाँ पे ये ke गतिज ऊर्जा आ जाती है, और यहाँ पे λ/h/√2m, यहाँ पे m द्रव्यमान है, q × Vsp यहाँ पे स्पेक्ट्रम पोर्शन। और यहाँ पे डेल एक्स हाइजेनबर्ग सिद्धांत इसका यहाँ पे आता है डेल एक्स × डेल पी। ये ज़्यादा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है h/4π के। यहाँ पे जो डेल पी है इसको m डेल v के अकॉर्डिंग इस प्रकार से लिखा जाता है इसको। तो यहाँ पे h/4π गुणा m आ जाता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे आती है क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या होती है, 4 प्रकार की होती है। पहला आती है n यानी मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षा को दर्शाती है। कक्षा कौन सी है उसकी, उस प्रकार से यहाँ पे n के जो भी n के मान होते हैं वही उसकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है।
2 नंबर पे आती है एल यानी कोणीय क्वांटम संख्या, जिसे द्विगंशी क्वांटम संख्या भी बोला जाता है। किसी कक्षा में जो उपकोष है उसको दर्शाती है। तो कुल उपकोष कितने होते हैं एन, तो यहाँ पे एक कक्षा के अंदर उपकोष कितने होंगे 1, तो इसको 1s लिखेंगे। सेकंड कक्षा में उपकोष 2 है तो 1s 1p 2 हो गए। तो किसी कक्षा में एल का मान अधिकतम एल मैक्सिमम बराबर n-1 से निकालते हैं। तो एस पी डी एफ जी एच आई जो भी आगे पूरा नंबर निकाल सकते हैं। एस के अंदर 1 में से 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। पी के अंदर 2 में से यहाँ पे 1 करेंगे तो 1, तो यहाँ पे इस प्रकार से पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 नंबर जो तीसरी है, यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे बोलते हैं। उपकोषों में कक्षकों की संख्या को ये दर्शाती है। उपकोषों के अंदर कक्षकों को दर्शाती है। तो किसी भी उपकोष में कुल कक्षक कितने होंगे उसका ये बताती है। 2l+1 से इसको निकाला जाता है। तो एस के अंदर तो यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन पी के अंदर इधर -1 इधर +1, अगर डी है तो यहाँ पे -1 -2 +1 +2, इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। लास्ट में इसकी जो 4 नंबर क्वांटम संख्या है वो आती है चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये फिक्स है +1/2 और -1/2 ये होती है। अगर ज़्यादा होगी तो प्लस का हो जाएगा, अगर कम होगी तो वो माइनस का हो जाएगा। जो यहाँ पे एन एल एम हमने फर्स्ट में तीनों जो निकाली थी वो वास्तविक क्वांटम संख्या होती है, लेकिन जो एस है हाइपोथेटिकल हमारी काल्पनिक है। क्वांटम संख्या के अनुप्रयोग क्या काम में आते हैं, नोड ज्ञात करते हैं। यहाँ पे रेडियल नोड और कोणीय नोड 2 प्रकार के होते हैं। फॉर्मूला ये हो गया n-l-1, और यहाँ पे l होता है वो कोणीय नोड, सीधा जो भी l का मान है वही उसका कोणीय नोड हो गया। तो मान लो 4s है और 4p है, तो जो 4s है उसका यहाँ पे रेडियल नोड निकालेंगे तो यहाँ पे 4 हो गया n का मान, l यहाँ पे हो गया s के लिए 0 होता है और -1 तो 3 आ गया। एंगुलर नोड यहाँ पे l का जो भी मान था 0 था तो 0 हो गया। इसी टाइप से 4p का निकाल लो। देन यहाँ पे लास्ट में है कि इलेक्ट्रॉनों को भरने के नियम। तो 3 इंपॉर्टेंट नियम हैं, इन पे क्वेश्चन आते हैं। ओहम का नियम, हुंड का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम। ओहम के नियम के अनुसार कि मतलब उसको जो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है, कुल ऊर्जा होती है उसकी समानुपाती n+l। जब n+l बराबर हो तो ऊर्जा यहाँ पे n को देखा जाता है। हुंड का नियम क्या है कि यहाँ पे जो भी कक्षक है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। इस नियम के अनुसार किसी उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं करते हैं जब तक कि सभी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ना जाए। इस प्रकार से यहाँ पे P के अंदर है तो यहाँ पे एक ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके बाद ही हम इसका करेंगे युग्मन यानी जोड़ा बाद में बनाएंगे। पहले इसके अंदर तीनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 3 नंबर पे आता है पाउली का अपवर्जन नियम, यानी किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इस प्रकार से है, तो एक इस दिशा में और दूसरा इस दिशा में होगा, तो यही है यहाँ पे पाउली का अपवर्जन नियम। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कोणीय संवेग। 2 प्रकार के होते हैं, कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग। तो यहाँ पे √l+1 × h/2π और यहाँ पे s+1 और यहाँ पे गुणा में हो गया h/2π। दोनों के सेम से दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। s यहाँ पे क्या होता है, s का फॉर्मूला यहाँ पे जो s आएगा उसका फॉर्मूला है ये। तो सारा चैप्टर हो गया, इन्हीं से सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके बाय, टेक केयर।